तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका स्वागत है। रस निष्पत्ति के संबंध में प्रचलित विभिन्न वादों का विवेचन करते हुए बताइए कि रस निष्पत्ति का युक्तियुक्त अर्थ क्या होता है। ये जो प्रश्न है, आपके दादाजी जब एमए कर रहे होंगे, यदि कर रहे होंगे, वैसे किया नहीं होगा, लेकिन आपकी ये मान लो कि पिछली 4 से 10 से ये प्रश्न इतना आईएमपी है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीसी में भी यही पूछा जाता है, मतलब सीसी भी कुछ अलग नहीं है, यही प्रश्न पूछा जाता है आपके पूरे यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं। हाँ, भारतीय काव्य शास्त्र की बात चल रही है यहाँ पे। तो नाटक के प्रसंग में रस पर विधिवत विचार करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस का जो विवेचना की है, वह अब तक मान्य है। तो यदि कोई बात करें नाट्य शास्त्र में रस की विवेचना किन्होंने की, भरत मुनि ने। ठीक है, इनका एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उस सूत्र की व्याख्या करने वाले चार आचार्यों के मत विशेष प्रसिद्ध हैं। ये आचार्य कौन कौन से हैं? एक है भट्टोलक, ठीक है, भट्टोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्ताचार्य। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी कि संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति है वह होती है। विभाव क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ या व्यक्ति जो भाव उत्तेजना के मूल कारण विभाव कहलाते हैं। 2 प्रकार के विभाव होते हैं, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिनके आधार पर भाव जागृत होते हैं, जैसे नायक नायिका एक दूसरे को देखें, तो भैया आलंबन कहलाता है। उद्दीपन क्या है? जो पदार्थ भावों को उद्दीपित कर दे, जैसे बसंत, चांदनी, उपवन। आजकल मोबाइल है, ये भी हमें उद्दीपित कर देता है। ठीक है, तो ये उद्दीपन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनुभाव की। तो मन के जो विकार हैं उनको अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव की बात करें तो जो अधिक देर तक मन में रहकर रस का आस्वादन कर दे। अब जैसे तुम गए रसगुल्ला खाने, ठीक है, और तुमने रसगुल्ला तुम्हारे सामने रखे 5 रसगुल्ले। अब ठीक है, और इसको तुमने खाया तुरंत के तुरंत, तो तुम्हें मजा आ गया, फिर पता चला कि शुगर हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारे अधिक समय तक रस का आस्वादन थोड़ी हुआ। लेकिन तुम इस प्रकार से गए, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक ये मेरी फॉल्ट है कि मैं बोलते जा रहा हूँ और यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन भाई तुम गए, तुमने कोई ओजस्वी व्यक्ति को देख लिया, कोई तेजस्वी व्यक्ति को देख लिया। तुमने देख लिया एक ऐसे व्यक्ति को जो एक प्रकार से आज के समय का स्वामी विवेकानंद है, और उसको देखने के बाद तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, जो वीर रस के भाव उत्पन्न हुए, वीरत्व वाले भाव उत्पन्न हुए, वही तो तुम्हारे लिए लंबे समय तक रस का आस्वादन, रस का स्वाद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से करते हैं। रति, हास्य, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, शोक। ठीक है, ये कई प्रकार के रस होते हैं। शोक वाला ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा चलता है शोक वाला रस, कि कोई किसी का समझ रहे हो कि गर्लफ्रेंड वगैरह चला गया, तो उसके में शोक वाला रस बहुत ज्यादा चलता है आजकल। व्यभिचारी भाव क्या कहलाते हैं? जो स्थायी भावों को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। अब तुम्हारे मन में बसे हैं कुछ स्थायी भाव, उनको पुष्ट करने में, उनको मजबूत करने वाले जो सहायक भाव होते हैं, उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन भांति नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त होते हैं। रस निष्पत्ति विषयक विभिन्न आचार्यों के मत हैं। बात करें यदि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, इसकी बात करें तो भरत सूत्र के सबसे पहले व्याख्याकार भरत, ठीक है, यहाँ पे भट्ट लोलक है, भट्ट लोलट, इनका नाम भी थोड़ा सा यार डिफरेंट है, मेरे से बोलते नहीं बन रहा, तो उसके लिए क्षमा वमा कर देना। इनका रस निष्पत्ति सिद्धांत उत्पत्तिवाद कहलाता है। इसके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति और संयोग का संबंध। ठीक है, इनके अर्थ का संबंध। इन्होंने संयोग इनका संयोग है उसमें 3 प्रकार से माना है संयोग को: उत्पादन, गम्य और पोष्य। समीक्षा में देखते हैं यदि, तो समीक्षा यह मत अनेक आपत्तियों का समाधान न कर सकने के कारण मान्य हुआ है। सर्वप्रथम दोष यह है कि नाटक है, उसके भावों का आरोप अपने ऊपर कैसे कर सकता है? वह तो केवल सूचना ही दे सकता है। केवल अनुकार में जो अनुकार्य है वह राम आदि में ही रस की उत्पत्ति होती है, नर में उसका आरोप मात्र होता है। इसमें दर्शक और
अभिनय है उसका संबंध स्पष्ट नहीं हुआ है। कार्य कारण का संबंध भी स्पष्ट नहीं है, कारण के अभाव में कार्य संभव नहीं है। जो शंकुक हैं उनकी अनुमितिवाद का सिद्धांत क्या कहता है? तो भट्ट के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए श्री शंकुक ने अनुमितिवाद उपस्थित किया है। वे मूलतः रस का अस्तित्व ऐतिहासिक नायक में ही मानते हैं। उसको प्रत्यक्ष देखकर रस की अनुभूति नहीं करता वरन अनुमान करता है। जिस प्रकार दर्शक चित्र के घोड़े को घोड़ा मानकर विश्वास कर लेता है, उसी प्रकार दर्शक नायक की जो वेशभूषा है, वाणी है आदि का अभिनय करने वाले नट को नाटक ही समझ लेता है तथा भाषा के कारण अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी महत्वता क्या है कि भाषा की है। अब तुम चीन की भाषा में कोई भी मुझे अच्छा सा जोक सुना दो, अब मुझे समझ में नहीं आएगा कि मतलब चीनी भाषा में किसी ने मेरे को जोक सुना दिया, अब मेरे को समझ में आया नहीं, तो मैं थोड़ी उसका मतलब आनंद प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पे बात की गई है। यही आनंद का रस कहलाता है। समीक्षा की बात करें तो शंकुक का जो अनुमितिवाद है वह भी दोषों का समाधान कर सका, क्योंकि अनुमान बुद्धि की क्रिया है, मन की नहीं है। तो अनुमान क्या है? बुद्धि की क्रिया है, मन की क्रिया नहीं है। इस सिद्धांत पर निम्न आरोप लगाए गए हैं। कौन कौन से आरोप हैं, आइए उन्हें जानते हैं। पहला आरोप है कि अनुमान से वास्तविक आनंद नहीं मिलता है, हम पूर्वानुमान लगा देते हैं, इससे प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मिलता है। तो देखो, वास्तविक आनंद चाहिए तो तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान से ही मिलेगा, अनुमान लगाने से मतलब तुम्हारे लिए वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो प्राचीन काल में घटित हुआ, कई पुस्तकें हैं, कई पृथ्वीराज रासु है, तो उसमें तुम्हें आनंद मिलेगा लेकिन वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम भाई जो सामने देखोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान जो मिलेगा उससे ज्यादा मतलब तुम्हें आनंद मिलेगा। यहाँ भी ये बात की गई है। रस की सत्ता यदि दर्शक या पाठक में नहीं मानी जाती तो वह दूसरों के भाव से चमत्कृत कैसे हो सकता है? जो भाव हम राम सीता के प्रति रखते हैं, पूज्य होने के कारण हम वैसे भाव नहीं रख सकते। रसानुभूति सदैव आनंदमयी मानी जाती है, परंतु यदि नायक शोक में हो तो पाठक भी शोकपूर्ण ही होना चाहिए। अब देखो, नायक शोक में है और भाई नायक ने लिख दिया कोई शोकमय काव्य, तो पाठक भी अब शोकमय हो जाएगा, मतलब उस काव्य को पढ़ने के बाद। तो भट्ट नायक का जो मुक्तिवाद है, इस सिद्धांत को आप जानते हैं। तो शाक्य मतानुयायी भट्ट नायक ने, यहाँ पे शाक्य ने, सांख्य मतानुयायी भट्ट नायक है, इनके सांख्य दर्शन के आधार पर जो मुक्तिवाद है उसका प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भोग तथा संयोग का भावित होना किया है। रस की जो अवस्थिति है दर्शक या पाठक में मानी गई है। उन्होंने स्थायी भाव से रस बनने की प्रक्रिया में 3 शक्तियों की कल्पना की है: अमिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ठीक है, समीक्षा की बात करें, यदि इनके भट्ट नायक हैं उनके मुक्तिवाद के सिद्धांत की समीक्षा की बात करें तो इस मत पर भी कई आरोप लगाए गए हैं कि इन नवीन काव्य शक्तियों को मानने का शास्त्रीय आधार क्या है। ये काल्पनिक धारणाएं भी हो सकती हैं। आचार्य भट्टनायक द्वारा निर्दिष्ट स्थायी भाव है उसका भोग दुष्यंत शकुंतला गत स्थायी भाव का है या अनुकर्ता अथवा सामाजिक भाव का है, ये कैसे पता करेंगे? तो इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत क्या कहता है? तो अभिनव गुप्त जी ने वेदांत के आधार पर अभिव्यक्ति की स्थापना की और भट्ट नायक की भावत्व और भोजकत्व नायक की 2 कल्पित शक्तियों के स्थान पर व्यंजना को उचित माना है। तो इस प्रकार से अभिनव गुप्त ने अपनी अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, उनके शब्दों में देखिए क्या है, इस प्रकार आत्मानंद के प्रकाश में जब उनका अनुभव होता है तो वे रस कहे जाते हैं। तो इन्होंने जब आत्मा को आनंद मिले तो वही रस है, इन्होंने ये बात कही है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्रश्न है, इसका आंसर होता है समाप्त। तो इन आचार्यों के अतिरिक्त आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट धनंजय, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर मतलब आदि ने इसी सिद्धांत के समर्थक थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रस निष्पत्ति का सिद्धांत है वो समाप्त होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रस को माना है, रस की मतलब रस निष्पत्ति विषयक जो मत है वह प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।